हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की पॉलिटी की सीरीज चल रही है। पॉलिटी में हम लोग ने मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को समाप्त कर दिया है। तो आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। तो जब भी हम लोग डीपीएसपी की बात करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे GS2 का जितना भी आपका IAS और PCS का पूरा सिलेबस होगा उसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जिसका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान होगा तो उसका भी बचा हुआ सिलेबस हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपको इस चैनल के कंटेंट, इस चैनल का जो भी कंटेंट होता है, यदि आपको पसंद आता है तो इस चैनल पर लाइक करिएगा। यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप लोग एक बार डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। तो हम लोग का जो श्री राम IAS PCS संस्थान का उद्देश्य है कि जो भी बच्चा गांव के कोने कोने तक बैठा है और जो IAS और PCS बनना चाहता है तो हम लोग उनको निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान करें, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करें जिससे वह भी अपने सपनों को पूरा कर सके। तो एक इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ने श्री राम IAS PCS संस्थान की शुरुआत की, जिससे सभी जो गाँव के जो बच्चे हैं जो IAS PCS बनना चाहते हैं वे अपने सपनों को साकार कर सके। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे DPSP की नीति निर्देशक तत्वों की। तो नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों को कैसे संविधान में शामिल किया गया, इसको शामिल करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे तथा नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है। तो आज हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो IAS हो चाहे PCS हो, जितने भी स्टेट PCS हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आप लोग को बहुत ही अच्छा आज लगेगा कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट हों तो एक एक डाउट आपको ना रहे। आपको यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है DPSP से संबंधित तो आप लोग हर क्वेश्चन को सही करके आएँ। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे नीति निर्देशक तत्वों से। तो नीति निर्देशक तत्वों में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं कि इसे संविधान में कैसे शामिल किया गया और इसके उद्देश्य क्या क्या थे। जब नीति निर्देशक तत्वों को यदि संविधान में शामिल किया गया तो कोई कारण रहे होंगे, कोई उद्देश्य रहे होंगे जिस कारण नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में शामिल किया गया और इसकी प्रकृति क्या क्या है। प्रकृति क्या है, तो ये तीन टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इससे आप लोग को यकीन दिलाता हूँ कि इससे अच्छा DPSP आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया गया होगा। तो आप पूरे YouTube पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि ऐसा DPSP आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं DPSP से, नीति निर्देशक तत्वों से। तो नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में कैसे शामिल किया गया उसे देखते हैं। जब हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा में बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया था। उसमें संविधान सभा में 2 समिति थी। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, और दूसरी समिति थी कि मौलिक अधिकारों की उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी साहब। तो इन दोनों समितियों ने मिलकर एक मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही व्यापक दस्तावेज तैयार किया था। व्यापक का मतलब क्या हो गया कि बहुत बड़ा एक दस्तावेज तैयार किया था जिसे लागू करना एक मुश्किल कार्य था। तो उस समय के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने एक सलाह दी कि क्यों ना इस जो मौलिक अधिकारों का व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो इसे हम लोग डायग्राम से देख लेते जिससे आप लोग के नोट्स भी बनते रहें। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित 2 समितियों का निर्माण किया गया था। जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकारों से संबंधित एक समिति का गठन हुआ था, एक उप समिति का गठन किया गया था। एक समिति की जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी साहब थे। मौलिक अधिकारों की एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। एक उप समिति बनाई गई थी, उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी साहब। तो इन दोनों समितियों को मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी कि ये दोनों समितियां मिलकर मौलिक अधिकारों के जो अध्याय है उसका निर्माण करेंगे। तो इन्होंने मौलिक अधिकारों का जो दस्तावेज तैयार किया था वो बहुत ही व्यापक था। तो इसे लागू करने में 2 समस्याएं थी। इन्होंने एक विशाल दस्तावेज, व्यापक जो मौलिक अधिकारों का, आप लोग ऐसे नोट्स भी बनाइए अपने सो दैट आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मौलिक अधिकारों का व्यापक दस्तावेज तैयार किया था। अब इसको लागू करने में 2 समस्याएं थी। एक पहली समस्या क्या थी, प्रशासनिक समस्या,
दूसरी कौन सी समस्या थी? आर्थिक समस्या। प्रशासनिक समस्या क्या थी? क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो पूरा भी प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल तैयार नहीं हुआ था। तो उस व्यापक दस्तावेज, तो जो मौलिक अधिकारों का जो व्यापक दस्तावेज था उसे लागू करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। तो ये होगी प्रशासनिक ढांचा तैयार न होने की वजह से मौलिक अधिकारों को लागू करने में दिक्कत हुई। और दूसरा क्या था कि आर्थिक समस्या भी थी, क्योंकि उस समय जो देश था, उस समय भारत देश के पास पैसे की कमी थी। अभी नया नया देश आज़ाद हो रहा था, तो ना तो कोई इंडस्ट्री थी, तो एक देश के पास एक पैसे की भी समस्या थी, जिस कारण जो मौलिक अधिकारों का जो व्यापक दस्तावेज था उसे लागू करना मुश्किल कार्य था। तो उस समय के जो संवैधानिक सलाहकार थे, तो संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो उन्होंने एक सलाह दी कि क्यों ना इस मौलिक अधिकारों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो ये प्रशासनिक समस्या थी। प्रशासनिक समस्या में प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल तैयार नहीं था, अधिकारियों की कमी थी। और आर्थिक समस्या क्या थी कि उस समय जो देश के पास पैसे की कमी थी, नया नया देश आज़ाद हुआ था, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी, जिस कारण देश के पास पैसे की समस्या थी। तो पैसे की कमी के कारण उस जो व्यापक दस्तावेज को लागू करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। तो आर्थिक समस्या थी, पैसे की कमी थी, नया नया देश आज़ाद हुआ था, पैसे की कमी के कारण इन जो मौलिक अधिकारों का जो व्यापक दस्तावेज था उसे लागू करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। तो उस समय के जो संवैधानिक सलाहकार थे, जैसे वर्तमान में सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, तो उस समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। तो उन्होंने सलाह दी कि जो ये मौलिक अधिकारों का जो व्यापक दस्तावेज है उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो उस समय के जो संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, ये आपको नाम याद रखना है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस समय के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। तो BN राव ने ये सलाह दी कि जो मौलिक अधिकारों का ये जो व्यापक दस्तावेज दोनों समितियों ने मिलकर तैयार किया है, तो इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो इन्होंने सलाह दी कि जो मौलिक अधिकारों का जो व्यापक दस्तावेज है इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। इन्होंने बोला कि जो भी मौलिक अधिकारों का व्यापक दस्तावेज समितियों ने मिलकर तैयार किया, इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। पहले भाग में वाद योग्य अधिकारों को रखा जाए, दूसरे भाग में अवाद योग्य अधिकारों को रखा जाए। एक भाग में वाद योग्य अधिकारों को रखा जाए तथा दूसरे भाग में अवाद योग्य अधिकारों को रखा जाए। तो ये किसने बोला? ये बोला संवैधानिक सलाहकार BN राव ने। BN राव, ये नाम आपको याद रखना है कि किसने सलाह दी कि उस समय के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव ने सलाह दी कि जो मौलिक अधिकारों वाला जो भी व्यापक दस्तावेज है, व्यापक का मतलब क्या हो गया? विशाल। जो व्यापक दस्तावेज है उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। एक भाग में वाद योग्य अधिकारों को रखा जाए, दूसरे भाग में अवाद योग्य अधिकारों को रखा जाए। तो अब वाद योग्य अधिकारों का मतलब क्या हो? वे अधिकार जिनके उल्लंघन पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उन्हें वाद योग्य अधिकार कहा जाता है। और इसका क्या मतलब हो गया? वे अधिकार जिनके उल्लंघन पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उन्हें अवाद योग्य अधिकार कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि उल्लंघन पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसका हमें अधिकार नहीं है। और इसका मतलब क्या हो गया कि उल्लंघन पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते, इसलिए इन्हें वाद योग्य अधिकार कहते हैं। और उल्लंघन पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए इसे अवाद योग्य अधिकार कहते हैं। इसे आप लोग डायग्राम बना के नोट कर सकते हैं। आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको एक बार आपके नोट्स बन जाएंगे, तो आपको एग्जाम में जाने से पहले आपको सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने और आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो वाद योग्य अधिकार का मतलब जिनके उल्लंघन पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अवाद योग्य का मतलब जिनके उल्लंघन पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर क्या किया? वाद योग्य अधिकारों को भाग 3 में रखा गया और अवाद योग्य अधिकारों को भाग 4 में रखा गया। भाग 4 में रखा गया। भाग 3 को किस नाम से जानते हैं? मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। और भाग 4 को नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। भाग 3 को मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं, मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। और भाग 4 को नीति
निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। तो BN राव की सलाह पे मौलिक जो व्यापक दस्तावेज था उसको दो भागों में विभाजित किया गया, वाद योग अधिकार, अवाद योग अधिकार। और वाद योग अधिकार को भाग 3 में शामिल किया गया, अवाद योग अधिकार को भाग 4 में शामिल किया गया। भाग 3 को मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं तथा भाग 4 को नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ये समाप्त कर चुके हैं भाग 3, और आज हम लोग भाग 4 की शुरुआत करेंगे। भाग 4 की शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कैसे शामिल किया गया था। तो BN राव की सलाह पे मौलिक अधिकारों को जो व्यापक दस्तावेज था उसे दो भागों में बांटा गया, एक भाग को भाग 3 बोला गया, दूसरे भाग को भाग 4 बोला गया। भाग 3 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, भाग 4 को आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, और जो इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो मौलिक जो नीति निर्देशक तत्व होगा उनका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और जो मौलिक अधिकार थे उनका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, और इसे USA के संविधान से लिया गया था। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग ये शुरुआत करेंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं डायग्राम बना के। गाइस बिल्कुल आप लोग समझ के पढ़िए, IAS में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग ने नहीं समझा तो आप लोग के क्वेश्चन जो IAS में आते हैं वो आपके गलत भी हो सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल एक एक शब्दों पे, यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोग को डाउट है। तो आप लोग डायग्राम को बना सकते हैं, आप लोग डायग्राम जरूर बनाइए जिससे आप लोग को एक भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आपको एक भी डाउट रहता तो वो मेरी गलती होगी, मैंने ढंग से आपको नहीं पढ़ाया। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हमें क्या क्या जानकारी हो गई, DPSP के बारे में हम लोग को क्या क्या जानकारी हो गई, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग को क्या क्या जानकारी हुई। पहला कि ये अवाद योग्य अधिकार है, अवाद योग्य अधिकार है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा क्या हो गया, भाग 4 में इसका उल्लेख है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। तो हम लोग को DPSP के बारे में क्या क्या हम लोग को जानकारी होगी। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे DPSP। तो DPSP के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चला, ये अवाद योग्य अधिकार है, इनके उल्लंघन पे आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो जो हम लोग ने तो भारत के संविधान में आयरलैंड के जो नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया, लेकिन जो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी होगी कि भारत ने आयरलैंड के संविधान से लिया है, जो आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है। तो ये हम लोग ने समझ लिया कि नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में कैसे शामिल किया गया। अब हम लोग समझेंगे नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के उद्देश्य कौन कौन से थे। तो इसे आप लोग ऐसे आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिससे आपको एक याद करने में आसानी हो जाएगी। 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, GPSS के लिए भी इंपॉर्टेंट है और IAS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसे अवाद योग्य अधिकार कहते हैं, मतलब उल्लंघन होने पर, यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होने पर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। और मौलिक अधिकार में क्या होता है, मौलिक अधिकार वाद योग्य अधिकार होते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे अभी एक बवाल चल रहा है हिजाब का,
तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन के नाम पे लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। तो इसको आपको करंट के साथ रिलेट करते हुए चलना है कि यदि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का यदि किसी का उल्लंघन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों का जब भी उल्लंघन होगा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यदि डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या क्या था। तो यहाँ से आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे कौन कौन से उद्देश्य थे। ये 2 उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईएएस में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि उद्देश्य से आईएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग उद्देश्य को समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के उद्देश्य। शामिल करने के उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसे हम लोग बोल सकते हैं सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की भी स्थापना करना। तो अब हम लोग समझते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत बार पूछे भी गए हैं। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? सामाजिक लोकतंत्र, पहला उद्देश्य हो गया सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? पहला, समाज में किसी का शोषण ना हो, समाज में विषमता ना हो। ये इसका मतलब क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? समाज में वंचित वर्गों का शोषण ना हो। शोषण ना हो। वंचित वर्ग में कौन कौन आ गया? एससी आ गए, एसटी आ गए और पिछड़े वर्ग आ गए। तो ये सभी वंचित वर्ग में आते हैं। तीसरा क्या होगा? समाज में गरीबी ना हो। समाज में गरीबी ना हो। और चौथा पॉइंट क्या हो गया? कि समाज में अभाव ना हो। अभाव किसका ना हो? अभाव ना हो। अभाव किसका ना हो? स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव ना हो। स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव ना हो। शिक्षा का अभाव ना हो। और तीसरा क्या होगा? आवास का अभाव ना हो। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? कि समाज में विषमता ना हो, समाज में गरीबी ना हो, समाज में सभी के पास सुविधाएं हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधाएं हो, आवास की सुविधाएं हो। तो इसे कहते हैं सामाजिक लोकतंत्र। तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब हम लोग ने समझ लिया कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या क्या होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। इसे हम लोग सामाजिक एवं आर्थिक न्याय भी बोल सकते हैं। दोनों वर्ड एक ही हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। समाज में गरीबी ना हो, समाज में किसी के पास सुविधाओं का अभाव ना हो। कौन सी सुविधाओं का अभाव ना हो? स्वास्थ्य की सुविधा हो, उनके पास शिक्षा हो, उनके पास आवास हो। तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक लोकतंत्र। अब हम लोग समझते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। 1 मिनट गाइस। तो ये हो गया हम लोग का सामाजिक लोकतंत्र। इसे हम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र। तो इसका क्या मतलब होता है? कि संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो। केंद्रीकरण ना हो। जो भी हमारे संसाधन है उस पर सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का अधिकार ना हो। संसाधनों पर सभी का समान नियंत्रण हो। संसाधन का मतलब क्या हो गया? जैसे भूमि हो गई, पहला भूमि हो गई। दूसरा क्या हो गया? धन हो गया। जो भूमि हो गए, धन हो गए, इस पर किसी मुट्ठी भर लोगों का कब्जा ना हो। ये इनका वितरण सभी व्यक्तियों के बीच समान रूप से हो। तो इसे कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र। तो भूमि क्या तो सरकार ने क्या प्रयास किया? केंद्रीकरण को रोकने के लिए सरकार ने भूमि सुधार कानून लाए हैं। सरकार ने क्या किया? जमींदारी प्रथा को समाप्त किया है।
सरकार ने भूमि सुधार कानून 1951 में भूमि सुधार कानून लाए 1951 में, जिससे जो भूमि का समान वितरण किया गया। तो इसके तहत क्या किया गया कि जो जिसके पास ज़्यादा भूमि थी उससे भूमि लेके जिसके पास कम भूमि थी उसे भूमि का वितरण किया गया। तो भूमि सुधार कानून के तहत भूमि जिसके पास ज़्यादा भूमि थी उससे भूमि को छीन के जिसके पास कम भूमि थी उसे दिया गया और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया और जो धन के केंद्रीकरण को रोकने के लिए क्या किया गया कि सरकारी उद्यमों की शुरुआत की गई। सरकार ने जो सरकारी उद्यम शुरुआत किए, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, भेल हो गया। पहला पॉइंट, सरकारी उद्यमों की शुरुआत की। दूसरा क्या किया, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया। तो राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है, जो भी निजी कंपनियां थी सरकार ने उनको टेक ओवर कर लिया। तो जैसे टाटा जो उस समय की निजी कंपनी थी, तो टाटा को टेक ओवर कर लिया गया सरकार द्वारा, जो वर्तमान सरकार ने फिर से टाटा को दे दिया गया। तो निजीकरण का मतलब क्या होता है, जो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि जो निजी कंपनियां थी उसे सरकार ने टेक ओवर कर लिया और सरकारी उद्यमों की स्थापना की, जैसे इंडियन ऑयल हो गया, जैसे भेल हो गया। तो ये सभी सरकारी उद्यम होते हैं जिससे सरकार चलाएगी। निजी व्यक्तियों के हाथों में धन का केंद्रीकरण नहीं होने दिया जाएगा। तो ये हो गया आर्थिक लोकतंत्र का मतलब, और सामाजिक लोकतंत्र को समझ लिया। तो नीति निर्देशक तत्वों का पहला उद्देश्य था कि सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। तो ये पहला उद्देश्य था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करता है कौन करता है। तो आपसे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, प्रस्तावना हो गई और डीपीएसपी हो गए। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है, डीपीएसपी वाले आंसर पे आपको टिक करता है। डीपीएसपी आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाइएगा गाइस। यदि आप लोग ने इन नोट्स को बना लिया और कई बार रिवीजन कर लिया तो आपके ना तो मेंस के क्वेश्चन गलत होंगे, ना तो प्री के क्वेश्चन गलत होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको प्रस्तावना ऐसे बोला जाएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। तो आपको किस आंसर पर टिक करना है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। ये हो गया पहला उद्देश्य। अब हम लोग दूसरे उद्देश्य को समझते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गया पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी, तो आपको पहले ये समझना है कि राज्य दो प्रकार के होते हैं। एक पहला पुलिस राज्य होता है, दूसरा कल्याणकारी राज्य होता है। इसे आप लोग समझ लीजिए। राज्य 2 प्रकार के होते हैं, एक पुलिस राज्य होता है, एक कल्याणकारी राज्य होता है। ये कल्याणकारी राज्य होता है। तो पुलिस राज्य क्या कहता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। पुलिस होगी, सेना होगी, जो आपको आंतरिक तथा बाह्य खतरों से, जितने भी आंतरिक खतरे होंगे, जितने भी बाह्य खतरे होंगे, जितने भी बाहरी खतरे होंगे, उनसे राज्य आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि आपके राज्य में कोई दंगा हो जाएगा तो राज्य आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि कोई बाहरी देश हमला करता है तो राज्य आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन जो कल्याणकारी राज्य होगा वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा, वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा, प्लस क्या करेगा, आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान करेगा, आपके लिए आयुष्मान योजना चलाएगा, आपको आवास की सुविधा प्रदान करेगा, आपके लिए आवास योजना चलाई जाएगी, आपके लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी, आपके लिए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। तो जो कल्याणकारी राज्य होता है वो 2 तरह की, वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा, वो आपको सामाजिक व आर्थिक सुविधाएं भी प्रदान करेगा। वो स्वास्थ्य प्रदान करेगा, आवास प्रदान करेगा और आपको फ्री में वैक्सीन देगा, वो आपको अनाज देगा,
तो जो कल्याणकारी राज्य होता है वो आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है और आपको सामाजिक एवं आर्थिक सहायता, आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है कि आपको आवास मिले, आपको शिक्षा मिले, आपको स्वास्थ्य मिले। यदि कोरोना का टाइम हो तो आपको फ्री में अनाज मिले, यदि कोरोना के टाइम हो तो आपको फ्री में वैक्सीन मिले। ये किसका कार्य है? ये कल्याणकारी राज्य का कार्य है। जबकि जो पुलिस राज्य होता है वो सिर्फ आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि आपको कोई दंगा हो जाता है तो पुलिस आ जाएगी, आपको यदि कोई बाहरी देश का हमला होता है तो आपके लिए सेना बैठी हुई। तो जो पुलिस स्टेट होता है वो आपको सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जो कल्याणकारी राज्य होगा वो सुरक्षा भी प्रदान करेगा, आपको सामाजिक एवं आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा। तो वो आपको फ्री में वैक्सीन भी दे देगा, वो आपको फ्री में अनाज भी दे देगा, वो आपको सरकारी शौचालय बना के दे देगा, वो आपको आवास बना के दे देगा, वो आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं बना के दे देगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे देगा। तो ये होता है कल्याणकारी राज्य का कार्य। इसे हम लोग और अच्छे ढंग से समझेंगे जब हम लोग राजनीतिक थ्योरी को पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान में, तो इसे हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि जो कल्याणकारी राज्य का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन ये अभी हम लोग ने एक मोटा मोटा समझ लिया कि कल्याणकारी राज्य का कार्य क्या होता है। तो दूसरा क्या उद्देश्य हो गया कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। पहला उद्देश्य क्या हो गया कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना करना। और दो उद्देश्य हम लोग ने पढ़ लिए। तो ये थे नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने के उद्देश्य। तो यहाँ से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, किसमें निहित है? नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का जो विचार है निहित है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसे हम लोग लिख के देख लेते हैं। तो ये उद्देश्य हो गया। पहला उद्देश्य हो गया सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं उसे हम लोग ने समझ लिया कि वो सुरक्षा भी प्रदान करेगा, प्लस जितनी भी आर्थिक एवं सामाजिक सहायता होगी उसे भी वो राज्य प्रदान करेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। तो पहला ऑप्शन ऐसे दिए जा सकते हैं, मौलिक अधिकार, दूसरा प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और नीचे नीति निर्देशक तत्व। तो आपको किस आंसर पे टिक करना है? इस पे टिक करना है। नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। तो आपसे और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, उसे भी देख लेते हैं। तो हम लोग थ्योरी के साथ साथ थोड़े क्वेश्चन को भी करते चलेंगे, जिससे आपके जो ये ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे आपके IAS और PCS के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक क्वेश्चन क्या हो गया? सामाजिक नीति निर्देशक तत्व सुनिश्चित करता है। तो पहला क्या हो गया? आर्थिक लोकतंत्र। पहला ऑप्शन हो गया आर्थिक लोकतंत्र। दूसरा क्या हो गया? सामाजिक लोकतंत्र। तीसरा क्या हो गया? दोनों हो गया। चौथा क्या हो गया? कोई नहीं। तो इसमें किस आंसर पे आपको टिक करना है? आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करता है, सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ने दो क्वेश्चन को भी देख लिए कि नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, प्लस दूसरा उद्देश्य क्या है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है कि वो राज्य आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा, प्लस आर्थिक एवं सामाजिक सहायता भी प्रदान करेगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये IAS में क्वेश्चन ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे सीधे सीधे नहीं पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया। ये IAS में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। इसे PCS के लिए छोड़ दीजिए और SSC के लिए छोड़ दीजिए। IAS में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कल्याणकारी राज्य का विचार किस में निहित है। तो आपको किस आंसर पर टिक करना है? नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस अब आपको एक नाम याद रखना है, ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने
भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? सामाजिक क्रांति का दस्तावेज हमारा संविधान है। ग्रैनविल ऑस्टिन, आपने नाम सुना होगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्रांति का दस्तावेज है और डीपीएसपी सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का, सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का एक माध्यम है, एक माध्यम है। तो जी ऑस्टिन ने क्या बोला है कि जो भारतीय संविधान है ये सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज है तथा जो डीपीएसपी है ये सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का एक माध्यम है। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन में जब भी मेंस का क्वेश्चन आए तो आप लोग इस तरह से अपनी भूमिका को स्टार्ट करिएगा, जी ऑस्टिन का नाम लेते हुए कि जी ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संविधान एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है और जो डीपीएसपी है ये सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का एक माध्यम है। तो इस तरह से आप लोग अपने क्वेश्चन की भूमिका शुरुआत कर सकते हैं और आप लोग दो मार्क्स आप लोग एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकते हैं। ये भूमिका का पहला पार्ट हो गया। इस तरह से आप लोग भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है कि उद्देश्य क्या हो गया, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इस तरह से आप लोग अपने आंसर में जो मेंस का क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप लोग अपनी भूमिका की शुरुआत करेंगे कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। सामाजिक क्रांति मतलब समाज में परिवर्तन लाने का दस्तावेज है भारतीय संविधान। और जो डीपीएसपी है सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का एक मीडियम है। और जो फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो डीपीएसपी के दो उद्देश्य हैं। डीपीएसपी पहला तो क्या करता है, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। दूसरा क्या करता है कि डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य को कल्याणकारी राज्य की स्थापना का कल्याणकारी राज्य को स्थापित करता है। तो इस तरह से दो अपने आपको एक ग्रैनविल ऑस्टिन के विचार से आपको अपने आंसर की शुरुआत करनी, फिर आपको अपने उद्देश्यों को लिखना है कि डीपीएसपी को शामिल करने के पीछे दो उद्देश्य थे। एक आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा क्या होगा कि जो डीपीएसपी है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करता है। तो इस तरह से आप लोग को अपने आंसर में भूमिका को लिखना है और यदि आप लोगों ने ऐसी भूमिका लिखी तो आपके 2 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ेंगे। सबसे तो ये हो गया आपके, हम लोगों ने भूमिका को भी देख लिया कि यदि डीपीएसपी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आपको अपने आंसर में भूमिका को लिखना होता है। पहले आप लोग लिखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, आप लोग अपने जी ऑस्टिन का नाम लेते हुए अपनी भूमिका को शुरुआत करेंगे कि जी ऑस्टिन ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। तो और डीपीएसपी सामाजिक क्रांति की प्राप्ति का एक माध्यम है। डीपीएसपी सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करता है तथा ये कल्याणकारी राज्य भी सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से आपकी भूमिका भी तैयार हो जाएगी और आप लोग को मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो गाइस ये आज का लेक्चर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।